ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए में सबसे बेसिक चीज हम करते हैं अकाउंटिंग एंट्री। अकाउंटिंग एंट्री में डबल एंट्री में हम क्या करते हैं, एक चीज को डेबिट करना होता है, एक चीज को क्रेडिट करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपसे जो रिक्वायर कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोग सीखेंगे ये एडजस्टिंग एंट्रीज है। एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती हैं कि जब हम लोग ईयर एंड हो जाता है हमारा जो फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि आपको पता है फाइनल हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी होते हैं, वो चाहे इनकम स्टेटमेंट हो चाहे बैलेंस शीट हो, नॉर्मल में किसी भी बिजनेस की वो 1 ईयर की बनती है, 1 साल की बनती है। ठीक है, हम 1 साल के अंदर देखते हैं कि 1 साल की हमारी क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही। तो नॉर्मली 1 ईयर की, 1 साल से कम की भी हो सकती हैं, 1 साल की भी ज्यादा से भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली जो बिजनेसेस कर रहे होते हैं वो उनकी एडजस्टिंग एंट्रीज जो होती हैं वो 1 ईयर के लिए हम लोग डाटा सारा बनाते हैं। अब जब हम लोग अपनी बुक्स क्लोज कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारा कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब हम अपनी बुक्स क्लोज कर रहे होते हैं ईयर एंड पे जाके, तो हमें उन चीजों को एडजस्ट करना पड़ता है, जो कि हम लोग जिसके लिए करते हैं एडजस्टिंग एंट्री। जो एडजस्टिंग एंट्रीज होती है वो नॉर्मल एंट्रीज से थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, इसलिए हमें एडजस्टिंग एंट्रीज को डेबिट क्या कर रहे हैं क्या क्रेडिट कर रहे हैं उसको लॉजिकली और उसको समझ के याद करना है। अगर आपको एडजस्टिंग एंट्रीज आती हैं तो आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी इजीली बना सकेंगे, और आपको एडजस्टिंग एंट्रीज की हेड्स का पता होगा कि ये कहाँ पे जाना है, वेदर ये इनकम स्टेटमेंट में जाना है और इनकम स्टेटमेंट में ऐड होना है या सब्ट्रैक्ट होना है, बैलेंस शीट में ऐड होना है तो सब्ट्रैक्ट होना है। यानी बेसिक आपकी जो है वो इसमें एडजस्टिंग एंट्रीज की ग्रिप है। आप एडजस्टिंग एंट्रीज अच्छे से कर लेंगे, समझ के करेंगे तो आप फिर इनको पोस्ट करना कोई आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। मेनली हम लोग लैग करते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज में। हमारे पास जो बेसिक या मेन एडजस्टिंग एंट्रीज आती हैं हमारे एग्जाम्स में जो है वो ये हैं। मैं आपको एक रेफरेंस बुक भी दूंगी, रेफर करूंगी, बल्कि आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हमारे पास बीकॉम लेवल की, अगर आपके पास हार्ड फॉर्म में है, बीकॉम लेवल की हमारे पास ये बुक है सोहेल अफजल की। ठीक है, सोहेल अफजल की ये बुक है बीकॉम लेवल की। इसको हम लोग कंसल्ट करेंगे बेसिक प्रैक्टिस के लिए, इलस्ट्रेशन यहाँ से करेंगे। आफ्टरवर्ड्स हमारी जो मेन प्रैक्टिस होगी वो हमारे पास पेपर होंगे। पास पेपर को हम लोग लेके चलेंगे, और पास पेपर से ही हमें अंदाजा होता है कि एग्जामिनर किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं हमसे। इसलिए हमें जो है पास पेपर को साथ में एनालिसिस करते हुए उसके भी साथ साथ में हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्रीज में हमारी सबसे पहली जो एडजस्टिंग एंट्री आती है वो है क्लोजिंग स्टॉक। देखिए, जब कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे होंगे वहां पे स्टॉक करने का, स्टॉक की वैल्यूएशन करने का, क्योंकि उसमें सिर्फ कॉस्ट डिटरमिन कर रहे होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा मेन फोकस कॉस्टिंग पे होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखनी होती है कि हमने पूरे साल में जो इतना बिजनेस किया, जो इतनी सारी मेहनत की, उसके बदले में वेदर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और उस चीज को देखते हुए हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं कि हमें अपने क्या क्या चीज बेहतर करनी चाहिए, हमें इनकम्स में अपनी में कैसे इम्प्रूव करना चाहिए और अपने एक्सपेंसेस को कैसे कम करना चाहिए ताकि हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो। ठीक है, हम लोग इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपने स्टॉक का, इन्वेंट्री का, जो हम लोग चीज बेचते हैं, जैसे कपड़े वाले के पास कपड़ा होगा, फैब्रिक होगा, कोई खाने पीने की चीजें जो बेचते हैं, ठीक है, उनके पास वो होगा, एक जो फर्नीचर बंदा बनाता होगा उसके पास लकड़ी वगैरह और इस तरह की ग्लू वगैरह, ये उसका सारा कुछ स्टॉक में पड़ा होता है। ये नहीं कि आपको एक चीज चाहिए तो आप बाजार में उस टाइम लेने चले जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ स्टॉक में रखना पड़ता है। और ये स्टॉक जो होता है इसका एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इतना कोई बहुत एक्यूरेट या बहुत ज्यादा इन डेप्थ हिसाब नहीं रखा जाता। जब हमारा ईयर एंड क्लोज होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम स्टॉक टेक करने के लिए जाते हैं। स्टॉक टेक ऑडिटर जिनके ऑडिट होता है उनका स्टॉक लास्ट डे पे हम देखते हैं, लास्ट डे ऑफ द ईयर, कि भाई वेदर हमारे पास कितना पड़ा है, क्वांटिटी चेक करते हैं और फिर उसकी वैल्यू चेक करके हम लोग एक डिटरमिन करते हैं वैल्यू, कि भाई हमारा क्लोजिंग स्टॉक इतना है। ठीक है, तो अगर जस्ट सपोज हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का लेजर मेंटेन कर रहे होते हैं, फिर भी हमारी ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन होती है हमारी क्लोजिंग स्टॉक की, जो हम लोग फिजिकली काउंट करते हैं, हम लोग चेक करके खुद देख के चीजें चेक करते हैं, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू हम लोग होती है।
क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, इस सारी मतलब डिटेल का मकसद ये है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है वो हम लोगों को एट द ईयर एंड पता चलती है कि भाई हमारी इतना स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। तो उसकी एडजस्टिंग एंट्री हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करते हैं अपनी बैलेंस शीट में और क्रेडिट करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट करते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है ये हमारा एसेट है। एसेट, ये 5 हेड्स के बारे में जो मैंने बात की उनके बारे में आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी ये चीज बता दूं। हमारे 5 हेड्स जो आते हैं अकाउंटिंग में, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी, ये तीनों हमारे बैलेंस शीट के आइटम है, यानी मेन हेडिंग ये 3 है। इसके अंदर फर्दर हेडिंग आ जाती है हमारे नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट कोई कहता है, लाइबिलिटीज भी इसी तरह से होती है। ठीक है, इसी तरह फिर हमारे पास इनकम्स हैं और फिर एक्सपेंसेस हैं, ये दोनों आइटम है हमारे बैलेंस शीट के। ठीक है, अब जब हमारे एसेट्स बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं हमारे एसेट, तो ये क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। हमारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो अगर एसेट्स डेबिट हो तो ये इंक्रीज होते हैं, या इंक्रीज हो रही हो तो उनको डेबिट करते हैं। लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हो तो उनको क्रेडिट करते हैं। बाकी चीजें वाइस वर्सा है, यानी अगर डिक्रीज होंगे एसेट तो फिर क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इक्विटी भी अगर इंक्रीज होगी तो उसको क्रेडिट करते हैं, और इनकम्स भी अगर इंक्रीज हो रही हो तो उसको भी क्रेडिट करते हैं, और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहे हो तो उनको डेबिट करते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो हमें बेसिक अकाउंटिंग में पता है। ठीक है, इसके बाद जो है, अब देखिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट है, एसेट डेबिट हो रहा है, इसका मतलब है एसेट डेबिट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये इंक्रीज हो रहा है। इट्स मीन इसको हम अपनी बैलेंस शीट में अगर तो पहले से कोई स्टॉक वगैरह की वैल्यू है तो उसमें ऐड करेंगे, और अगर नहीं है तो इसको जस्ट जो हम लोग डेबिट साइड पे या एसेट्स में ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी हमारा क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हो रहा है, इट्स मीन इंक्रीज हो रहा है हमारा एसेट, तो हम इसको बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे। और कॉस्ट ऑफ सेल्स देखें, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। जब एक्सपेंसेस क्रेडिट होते हैं, ठीक है, सॉरी, ये एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। ठीक है, जब हमारे एक्सपेंसेस जो है इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, और जहाँ पे एक्सपेंसेस हमारे कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल डिक्रीज होगा। इसी वजह से आपको पता है जब हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, यहाँ पे देखिए मैं आपको हाईलाइट, ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहाँ पे देखिए ऐड हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारा क्लोजिंग स्टॉक लेस कर रहे हैं। ये देखिए ब्रैकेट का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेस में लिखा हुआ, ब्रैकेट का अकाउंटिंग में मतलब होता है ब्रैकेट का कि ये माइनस हो रही है चीज। ठीक है, हमें कोई चीज माइनस सब्ट्रैक्ट होती हुई दिखानी हो तो आपने क्या करना होता है, उसको ब्रैकेट में शो करना। ठीक है, अकाउंटिंग आप चाहे तो जस्ट लेस लिखिए तब भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन इस तरह से ब्रैकेट में लिखना भी ये जो है वो अकाउंटेंट्स के अंदर ट्रेंड है। देन अब इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट हो रही है, एक्सपेंसेस क्रेडिट हुए तो डिक्रीज हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पे इसको माइनस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो एडजस्टिंग एंट्री वो आती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन के बारे में हम डिटेल में, हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग एसेट की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, डिफरेंट मेथड्स करेंगे डेप्रिसिएशन के, और जो है अगर एसेट डिस्पोज ऑफ करेंगे तो हमें गेन होगा या लॉस होगा, उसको कैसे जो है रिकॉर्ड करेंगे, वो सब करेंगे। लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग जब आपको जो फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन पूछता है तो उसमें मेरी आपको सिर्फ क्या करता है, वो आपको सिर्फ एक रेट बता देता है कि भाई आपका डेप्रिसिएशन जो है वो कितने पे चार्ज हो रही है। आपकी जो है वो व्हीकल्स में डेप्रिसिएशन का रेट ये है, आपके फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन का रेट है, आपकी प्रॉपर्टी प्लांट पे डेप्रिसिएशन का रेट है। हमने क्या करना होता है कि हमने उसको रेट को अप्लाई करना होता है, उसकी कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके, और हम लोग अपना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लेते हैं। ठीक है,
जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब आपको और ये चीज क्लियर हो जाएगी। अभी फॉर द टाइम बिंग हम लोग एंट्रीज की बात कर रहे हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज की। उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की क्या एंट्री होती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी हम ईयर एंड पे जाके चार्ज करते हैं। जब पूरा साल हम एसेट यूज कर लेते हैं तो फिर हम जाके डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। उसकी एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, इसका मतलब है एक्सपेंस डेबिट होता है तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आप यहाँ पे जब इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो यहाँ पे जो एक्सपेंस आएंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस और इनकम इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, तो यहाँ पे देखिए आपको हम लोग यहाँ पे एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे उसको ऐड अप कर देंगे। नेक्स्ट जो है इसमें क्रेडिट हो रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होती है ये एक इमेजिनरी अकाउंट है, एक कॉन्ट्रा टू एसेट अकाउंट है। एक इमेजिनरी अकाउंट हमने बनाया होता है जिसमें हम लोग जब से हमने एसेट लिया होता है तब से लेके ऑनवर्ड, जब तक एसेट हम लोग जब तक उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर देते तब तक की सारी डेप्रिसिएशन उसमें इकट्ठी करते रहते हैं। इसको इसलिए कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी सारी डेप्रिसिएशन उसमें एक्यूमुलेट हो रही है, इकट्ठी हो रही है। अब ये जो होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, देखिए ये हमारा एसेट के ऑपोजिट अकाउंट है, समझ लीजिए ये क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, ठीक है। और ये जो है ये माइनस होता है हमारे एसेट्स में से। लाइक देखिए यहाँ पे अगर मैंने एसेट लिखा है कोई, ये देखिए यहाँ पे मैं फर्नीचर लिखूंगी तो फर्नीचर की यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो मैं लिखूंगी कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, ठीक है, मैं चेक करती हूँ क्यों डिस्टॉर्शन, वेट कीजिए। जी अच्छा जी, ये देखिए ये हमारे पास जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे कहाँ पे आएगी, ये फर्नीचर या जो भी एसेट होगा उसकी कॉस्ट में से हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं और यहाँ पे नेट बुक वैल्यू जो बनती है वो लिखते हैं, ठीक है। अब ठीक है, क्लियर है वॉइस, अब तो नहीं कोई डिस्टॉर्शन। एक्चुअली में लाइट ऑफ हो गई तो मैंने फैन ऑन किया था, अदरवाइज ऐसे ऑन था। जी ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है यहाँ तक ये दो एंट्रीज जो हैं बिल्कुल सिंपल सी हैं, ये मैंने दोनों एंट्रीज समझाई हैं। इनकी लॉजिक मैं फिर कहूंगी लॉजिक के साथ करनी है। कोई भी सब्जेक्ट है और पर्टिकुलरली जो इस तरह का प्रैक्टिस सब्जेक्ट होता है उनको हमेशा आपने लॉजिकली समझ के करेंगे। एक तो आपको उसको करने में भी आसानी होगी, दूसरा आपको कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। और आगे जब हम लोग वो न्यूमेरिकल टाइप कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक जर्नल मैंने आपको बेसिक एंट्री बताई है, कभी कभार वो एंट्री थोड़ी सी डिफरेंट वे से थोड़े चेंज करके पूछ लेता है, यानी चीज कोई और दी होती है और वो इनडायरेक्टली हमसे कोई और चीज पूछ रहा होता है। इसलिए हमें अगर इसकी लॉजिक पता होगी, बेसिक पता होगी, तो हम लोग उसकी स्टेटमेंट से सही तरह से असेस कर सकेंगे, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से समझ लें, फिर बाद में इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको मसला नहीं होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट वन जो हमारी रजिस्टरिंग एंट्रीज हैं वो है बैड डेट्स। बैड डेट्स जो होते हैं ये भी हमारे एक्सपेंस होते हैं जो कि सेल से रिलेटेड होते हैं। हम लोग क्रेडिट पे सेल करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा इस चीज के चांसेस होते हैं कि हम लोगों ने जितने मनी हमसे हमें मिलनी थी किसी बंदे से, हमें शायद वो बंदा पूरे पैसे ना दे। ऑलवेज चांसेस होते हैं कि हमारे कस्टमर हमें कम पैसे दें, ठीक है। तो उस केस के लिए हमें हम लोग जो हैं, अगर हमें कहीं किसी कस्टमर से पैसे नहीं मिलते,
हमारा रिसीवेबल जो है, ये हमारे डेटर्स हमें पैसे नहीं देते, तो फिर हम लोग उसकी एंट्री करते हैं, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट करते हैं और डेटर्स को करते हैं क्रेडिट। अब यहाँ पे फिर देखें, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस डेबिट होता है तो हम उसको इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज का मतलब हम लोग बैड डेट एक्सपेंस को, एक्सपेंस है तो इनकम स्टेटमेंट में इसको ऐड करते हैं, यहाँ पे एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस में यहाँ पे बैड डेट्स एक्सपेंस के नाम से हम लोग एंट्री करते हैं, ठीक है। और दूसरी फिर इसकी क्रेडिट साइड पे आ रहा है, डेटर्स क्रेडिट हो रहे हैं। डेटर्स क्या होते हैं, हमारे एसेट होते हैं, एसेट क्रेडिट होने का मतलब है एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है हम लोग बैलेंस शीट में जब यहाँ पे हम लोग डेटर्स लिखते हैं यहाँ पे हम लोग ये देखिए सन्ड्री डेटर्स आए हुए, ये जो डेटर्स होंगे ये क्या होंगे, ये हमारे डेटर्स का जो अमाउंट होगी उसमें से हम लोग लेस करेंगे बैड डेट्स माइनस करके जो हमारा बैलेंस आ रहा होगा वो हमारा क्या होगा, डेटर्स का बैलेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन जो हमारी एडजस्टिंग एंट्री आती है वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये ऊपर वाले थे बैड डेट्स, ये हैं डाउटफुल। बैड डेट्स का मतलब है कंफर्म हो गया, एक बंदे ने हमें पैसे नहीं देने, ठीक है, उसने कह दिया या उसकी डेथ हो गई या उसने बिजनेस छोड़ दिया या कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि हमें कंफर्म हो गया इस बंदे से हमें पैसे मिले नहीं, तो हम लोग ने बैड डेट्स क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम बिजनेस कर रहे हो तो हम एक एस्टिमेट रखते हैं। वैसे भी अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको जब लगे कि एक चीज खर्चा आपका हो जाना, एक्सपेंस हो जाना, तो आप उसको उसी टाइम रिकॉर्ड कर लें। और अगर इनकम का है तो इनकम जब तक कंफर्म नहीं होती आपने उस टाइम तक रिकॉर्ड नहीं करनी, ठीक है। आपको जब लगा कि हमने जब क्रेडिट पे सेल किया तो हमें चांसेस हैं कि हमें हमारे कस्टमर पैसे पूरे नहीं देंगे, तो हम एक प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं, एक एस्टिमेट बना लेते हैं कि हमारे 1%, 2% या 5%, एक एस्टिमेट बना लेते हैं, इतने परसेंट हमारे जो हैं डेटर्स हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, हमारे रिसीवेबल्स हैं, ये हमें नहीं मिलेंगे फ्यूचर में, तो हम लोग उसके लिए एक एस्टिमेट बना लेते हैं, प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं, जो कि एक एस्टिमेट होता है, ये भी हमारा एक्सपेंस होता है। इसकी एंट्री क्या होती है, बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट करते हैं इसमें भी, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट करते हैं। अब ये जो बैड डेट्स एक्सपेंस है ये भी एक्सपेंस कहाँ, इनकम स्टेटमेंट में, क्योंकि एक्सपेंस डेबिट हो रहा है इसको इनकम स्टेटमेंट में ऐड करेंगे एक्सपेंसेस में। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो कि हमारी बैलेंस शीट का आइटम है, ठीक है, ये क्या करते हैं यहाँ, इसको भी हम लोग, ये भी बिल्कुल कॉन्ट्रा एसेट है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हम लोगों ने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किया, ये भी हमारे डेटर्स में से माइनस होता है। इट्स मीन जब यहाँ पे हमारे पास सन्ड्री डेटर की वैल्यू आती है वो आती है डेटर्स माइनस बैड डेट्स माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। ये दोनों चीजें माइनस करके हमारा जो डेटर्स की वैल्यू फाइनल आती है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई इशू है तो पूछ लें। मैम ये जो आपने लास्ट एंट्री बताई है सर, मैम इसके बारे में थोड़ा बता दें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो। जी जी, ये बैड डेट्स, जी जी, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है ना, ये एंट्री थोड़ी समझा दे, बाकी समझ आ गई है। ठीक है। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो होती है, ये एक हमारा बैड डेट्स एक्सपेंस और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में मैंने आपको क्लियर किया कि डाउटफुल डेट्स जो होते हैं वो अभी हमें क्लियर नहीं है, हमें लगता है, हमें ऐसा डाउट है, हमें ऐसी एस्टिमेट है हमारा कि शायद इतने बंदे हमें या इतने हमारे टोटल डेटा जैसे 1 लाख है, 1 लाख में से 1% हमें नहीं रिकवर होगा, ठीक है, तो ये हमारा डाउट है, तो हम लोग इसके लिए अलग एंट्री करते हैं। और जो बैड डेट्स कंफर्म है उनकी अलग, वो तो कंफर्म हो गया, वो बंदे ने नहीं पैसे देने, इतने हमारे परसेंट हमारे रिसीवेबल हमें मिलने नहीं है, आने वाले सालों में भी नहीं मिलने, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो होती है इसकी एंट्री होती है बैड डेट, इसमें भी बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट करते हैं। बैड डेट एक्सपेंस जो होते हैं ये हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है, और एक्सपेंस आपको पता है डेबिट हो रहा है तो इसको हम लोग ऐड करते हैं हमारे
इनकम स्टेटमेंट में, और प्रोविजन फॉर जो डाउटफुल डेट्स होती है वो हमारा कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है। कॉन्ट्रा एसेट बिल्कुल जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है उसी तरह की ये चीज है, इसको हम लोग डेटर्स में से माइनस करेंगे। ठीक है मम्मा जी मेरी जान, अच्छा वेट करो। ठीक है, बैड डेट एक्सपेंस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए हम लोग बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, और इसको बैड डेट्स एक्सपेंस को हम लोग इनकम स्टेटमेंट में यहाँ पे शो करेंगे, एक्सपेंस में, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस में, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को मैंने आप 1 मिनट कैमरा देखिए। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेटर्स में से माइनस करेंगे। 2 मिनट वेट की जी। नेक्स्ट हमारी एडजस्टिंग एंट्री की बात कर रहे थे हम लोग। बैड डेट्स में बैड डेट एक्सपेंस जो है वो इनकम स्टेटमेंट में एडमिन एंड सेलिंग में आएंगे, और जो है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो होते हैं वो बैलेंस शीट में, इधर बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस होंगे। ठीक है, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे फिर और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है इंशाल्लाह। अब जो है नेक्स्ट जो है हमारा एक्सपेंस जो है, जो जिसमें ज्यादा, ये तो सिंपल स्ट्रेट पूछता है, इसमें ज्यादा आपके एग्जामिनर आपको घुमाता है जिन एडजस्टिंग एंट्रीज में, वो समझे स्टार्ट हो गए। इसमें ना वो थोड़ा सा एग्जामिनर कभी आपको कोई चीज देता है, कभी वो कुछ दे के ना पूछता कुछ है, और यानी स्टेटमेंट फॉर्म में जब वो देता है तो उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, या कभी कभार वो किसी तरह से पूछता है। हमारे पास सबसे पहली एंट्री है, उसमें वो है एक्रूड एक्सपेंसेस की, एक्रूड या पेबल एक्सपेंसेस की। एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे करंट ईयर के एक्सपेंसेस हैं, जो हमने फैसिलिटी ले ली है, फायदा ले लिया, लेकिन उसके अगेंस्ट अभी हमने पेमेंट नहीं की। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात हम करें, हम यूटिलिटी बिल्स किसी की भी बात करें, हम टेलीफोन का बिल इस्तेमाल करते हैं, टेलीफोन की फैसिलिटी उसके बाद देते हैं, हम लोग जो है वो बिजली इस्तेमाल करने के बाद बिल देते हैं। तो इट्स मीन जब हमारे पास बिजली, जब हम लोगों का समझे 31 दिसंबर को हमारा ईयर एंड क्लोज हुआ, उस वक्त अभी हम लोगों ने जो उस मंथ की इलेक्ट्रिसिटी, दिसंबर के मंथ की इलेक्ट्रिसिटी जो यूज की होगी, वो हमने फैसिलिटी इस्तेमाल कर ली है, फैसिलिटी फायदा ले लिया, लेकिन उसके अगेंस्ट अभी पेमेंट नहीं की। आपको पता है दिसंबर का बिल जो है वो जनवरी में आता है। ठीक है, इट्स मीन पेमेंट जनवरी में होनी है, लेकिन खर्चा तो उसका है दिसंबर का। इट्स मीन हमारा जो है वो अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। आपको कभी कभार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बीच में पूछ सकता है। ठीक है, आज जैसे ये जो लास्ट टाइम में क्वेश्चन है उसकी वजह से अब हमें लगता है कि वो एग्जामिनर आप किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लास्ट अटेम्प्ट ये गई है 22 की अटेम्प्ट कुछ कुछ मंथ्स पहले, उसमें उसने बहुत क्रिटिकल पेपर बनाया है, तो इसलिए हम लोग हर तरह से हमें चीजें कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। बाकी आप लिख तो अपनी लैंग्वेज में सकते हैं। वैसे अगर मैं कहूँ ये यहाँ से पढ़ लें, बता भी दूंगी कहाँ से पढ़ने हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट एक मतलब वहां से रीड भी कर लीजिए, लेकिन ड्यूरिंग जब ये समझाते हुए में भी आप थोड़ा समझें कि ये क्या चीज होती है। एक होता है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट, कहता है कि जिस ईयर की इनकम है उसी ईयर की में लिखनी, और जिस ईयर के हमारे एक्सपेंसेस हैं उसी में ही लिखने हैं। ठीक है, लाइक आपने 2021 का आप अकाउंट्स बना रहे हैं, तो उस ईयर में जितनी आपने एक्सपेंसेस की हैं उसको, उन एक्सपेंसेस को उसी ईयर में चार्ज करना है, चाहे वो आपने 21 में पे कर दिए या चाहे नहीं पे किए। अगर आपने पे कर दिए फिर तो आपके एक्सपेंसेस आ गए, लेकिन अगर आपने पे नहीं किए, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात की, यूटिलिटी बिल्स की बात की, आपकी एम्प्लॉयज की सैलरी का भी यही सिस्टम होता है। आपको पता है आप सैलरीज जो है अपने एम्प्लॉयज को काम करने के बाद देते हैं, तो वो दिसंबर की सैलरी आप जनवरी में देंगे, लेकिन आपके एम्प्लॉयज ने आपके लिए दिसंबर में पूरा मंथ काम किया है, तो आपकी उनकी सैलरी देनी बनती है दिसंबर के एक्सपेंस है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं दिसंबर की सैलरी दिसंबर में ही चार्ज करें। अब चूंकि पेमेंट तो हम लोग जनवरी में करेंगे, लेकिन हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, और इस एक्सपेंस को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, हम कहेंगे जो भी हमारा अकाउंट है, वेदर सैलरीज है या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है या टेलीफोन एक्सपेंस है या जो भी एक्सपेंस है,
उस एक्सपेंस का हेड को डेबिट कर देंगे, यानी वो एक्सपेंस डेबिट कर देंगे, और एक्रूड एक्सपेंस के नाम से एक टेम्परेरी अकाउंट खोला है, हम लोग ओपन करते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस के नाम से, उसको क्रेडिट करते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये एक हम लोग एक अकाउंट खोलते हैं जिसमें हमारे जितने भी पेएबल, जितने भी एक्सपेंसेस पे करने वाले होते हैं वो डालते जाते हैं। हम कहते हैं हमारी ये खर्चे पेएबल हैं, उसका अकाउंट हेड बना देते हैं एक एक्रूड लाइबिलिटी। अब चूंकि इनको हमने फ्यूचर में पे करना है, इट्स मीन ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, ये हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटीज किधर को जाती हैं, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज जो है, लाइबिलिटी क्रेडिट नेचर की होती हैं, और यहाँ पे ये क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब है लाइबिलिटी बढ़ रही है हमारी। इसको हम लोग बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में लिखेंगे, क्रेडिट में क्रेडिट हो रही है। ये देखें हमारी करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट, ये देखें आउटस्टैंडिंग, ये एक्रूड एक्सपेंसेस, ये आउटस्टैंडिंग कह दें, इसको एक्रूड कह दें, पेबल कह लें, एक ही बात है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज के नाम से ये हमारा यहाँ पे अकाउंट है, ठीक आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग उस एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, और एक्रूड एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, एक्सपेंस चूंकि उसी ईयर का है इसलिए एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, इंक्रीज करेंगे, इसको ऐड करेंगे हम लोग अपने इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस में यहाँ पे, और एक्रूड एक्सपेंसेस को हम लोग बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज में शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी चीज, जिस तरह ये एक्सपेंसेस तो थे जो हमने पे करने थे फ्यूचर में, कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग एडवांस में कोई एक्सपेंसेस पे कर देते हैं। जैसे कई जगहों पे कमर्शियल एरियाज में ये जरूरी होता है कि आप 6 मंथ का या 1 ईयर का पूरा एडवांस जो हमें रेंट दे दें प्रेमिसेस का। आप कोई शॉप वगैरह, कई कमर्शियल एरियाज वगैरह में ये रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपने जी ये दुकान लेनी है, आपको हम उस जो है कंडीशन में देंगे कि अगर आप इसका पूरे साल का या पूरे 6 माह का, या जितना भी उनकी हर जगह की डिफरेंट पॉलिसीज होती है, उतने माह का आप हमें एडवांस रेंट देंगे। ठीक है, अब देखिए आपने 6 माह का रेंट दे दिया है, लाइक आपका 6 मंथ स्टार्ट होते हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, या 1 ईयर का उसने का, आपने दिसंबर से अगले दिसंबर तक का रेंट दे दिया है। ठीक है, अब दिसंबर में आपका साल एंड हो गया, अब एक 1 मंथ का रेंट तो दिसंबर का उससे इस साल का एक्सपेंस था, वो आपने उस साल में एक्सपेंस चार्ज किया। बाकी के जो 11 माह का जो रेंट है, वो अभी अगले साल का एक्सपेंस है, वो अभी हमने फैसिलिटी यूज नहीं की। एक्सपेंस तब बनाएंगे जब हमने वो, जैसे यहाँ पे देखिए यूटिलिटी, हमने इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर ली इसलिए हम लोगों का ये एक्सपेंस बन गया। जब हम लोग रेंट एक्सपेंस हमारा तब बनेगा जब हम लोग वहां पे वहां पे वो जगह इस्तेमाल कर लेंगे। अभी हमने सिर्फ दिसंबर के मंथ के अकाउंट्स बनाए हैं, दिसंबर का मंथ हमने यूज किया, अभी हम दिसंबर एंड पे खड़े हैं। अभी हमने जनवरी फरवरी अगले पूरे साल जो है नवंबर तक हमने वो उस जगह को इस्तेमाल करना है, लेकिन हमने एडवांस में रेंट पे कर दिया। तो ऐसे केस में जब हम एडवांस में किसी को पैसे पे कर देते हैं, तो जैसे किसी को पैसे देना हमारी जिम्मेदारी होती है, तो अगर हमने किसी को एडवांस में पैसे दे दिए तो वो हमारा क्या है, एसेट होगा। ठीक है, हमने किसी बंदे को अपने पैसे एडवांस में दे दिए हैं खर्चे की मद में या किसी वजह से, वो हमें कल को मिलने हैं पैसे, तो वो हमें मिलने हैं, जो चीज हमें मिलनी है, जिसने हमें फ्यूचर में बेनिफिट देना है, फायदा देना, वो हमारा एसेट है। इट्स मीन कि हमें ये जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, जो मैंने एडवांस में रेंट दे दिया, वो मेरा क्या है, एसेट है। इसकी एंट्री क्या होगी, मैं प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट कर दूंगी। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो डेबिट होंगे, ये हमारा एसेट होता है, करंट एसेट होता है, इसको मैं बैलेंस शीट में एसेट में शो कर दूंगी, और क्रेडिट करूंगी रेंट एक्सपेंस को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल में आप सोचेंगे कि एक्सपेंस तो हम लोग डेबिट करते हैं, यहाँ पे क्रेडिट क्यों किया हुआ है, क्योंकि ये एडजस्टिंग एंट्री, मैंने आपको बताया था एडजस्टिंग एंट्री और नॉर्मल डबल एंट्री में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने, इसके पीछे भी लॉजिक है कि क्या हमने, जब हम लोगों ने एक्चुअल में किसी से पैसे लिए, हमने पैसे जब उस बंदे को दिए होंगे तो हमने क्या एंट्री की होगी, हमने एंट्री की होगी एडवांस में, जब इकट्ठा रेंट दिया हमने कहा की होगी एंट्री, हमने सारा चार्ज कर दिया था रेंट एक्सपेंस। हमने कहा सपोज
1 लाख है हमारा, तो हमने 12 लाख रेंट एक्सपेंस डेबिट कर दिया और कैश या बैंक के थ्रू हमने पेमेंट की है तो उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, लेकिन आफ्टरवर्ड्स हमें पता चलता है कि भाई हमारा तो ये सारे का सारा एक्सपेंस नहीं बनता। ठीक है, ये तो हमारा, इसमें तो सिर्फ 1 मंथ का हमारा रेंट है, बाकी तो 11 मंथ्स का हम लोगों का एडवांस रेंट है। तो फिर इस तरह से हम लोग जो हमने 12 लाख में से 1 लाख सिर्फ दिसंबर का चार्ज कर लिए, बाकी के 11 लाख का जो रेंट है उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे 11 लाख से, और यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट करेंगे 11 लाख से, कि अगले 11 महीनों के लिए हमारा 11 लाख रुपया पड़ा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया? ठीक है, अभी आपको ये लग रहा है कि पता नहीं ये सारी क्या बातें हम करी जा रहे हैं, लेकिन जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे ना, फिर आपको इसकी इलस्ट्रेशन करेंगे, तब आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है इनकम। जिस तरह ये एक्सपेंसेस के साथ होता है, हम एडवांस में पे कर देते हैं एक्सपेंसेस, या हम लोगों ने एक्सपेंसेस पे करने होते हैं, हमने फैसिलिटी यूज कर ली होती है, फायदा ले लिया होता है। इसी तरह इसके ऑपोजिट अगर हम लोग, एक्सपेंसेस के ऑपोजिट होती हैं इनकम्स। ठीक है, इनकम्स के साथ भी हमारा ऐसा ही होता है कि कभी कभार हम लोगों ने, जैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हुई है, लेकिन हमें अभी पैसे नहीं मिले, मिलने हैं तो इट्स मीन फ्यूचर में हमें मिलना है, तो वो एसेट बुक कर लेंगे, उसको कहते हैं हम लोग एक्रूड इनकम। ठीक है, अभी हमें इनकम मिलनी है उससे रिलेटेड, एक्रूड इनकम इसको कहेंगे। कभी कभार इसके ऑपोजिट चीज होती है कि हम लोगों ने जो है वो पैसे एडवांस में ले लिया, अभी हमने काम करना है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है, वो होती है अर्न एंड रेवेन्यू। अक्सर ये अर्न एंड की टर्म यूज की जाती है, या इनकम रिसीव इन एडवांस कह सकते हैं इसको। मैं आपको फिर से लिंक भेज रही हूँ। ठीक है।